देखो, कूनो नेशनल पार्क में एक और चीता मर गया है। तो ये टोटल 6 चीते अब तक मर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से मर रहे हैं, ठीक है? तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होता किस चीज़ से है, तो इसका अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है। लेकिन ये पाया जा रहा है कि जो कॉलर इनको पहनाया गया था इनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, तो शायद उसकी वजह से हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले अलाउ किया था कि इनके कॉलर्स को हटा दिया जाए, ठीक है? तो हो सकता है कि इस चीते को भी, फीमेल चीता थी ये, तो इसको भी वो इन्फेक्शन हो रखा हो। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर देता है कि फ्यूचर में कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं, वो जहाँ पे जो स्पीसीज है वहीं पे ही करने पड़ेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि चीते आपने आज इंडिया से ख़त्म कर दिए तो अफ्रीका से आप लाके उनको स्टोर कर लोगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कंजर्वेशन एफर्ट्स पे, ठीक है? क्योंकि देखो, नामीबिया में क्लाइमेट अलग है, हालांकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है। हमारा जहाँ पे इनको हमने सेटल किया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। दोनों तरफ क्लाइमेट तो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, है ना, एनिमल्स, पैरासाइट्स और जो बैक्टीरिया, वायरस और कहो जो इंसेक्ट्स हैं, वो माइक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह से सर्वाइवल थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है इनका, है ना? तो भविष्य में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन सीटू कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि केवल एक एस्पेक्ट नहीं है क्लाइमेट का, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो आपके आसपास जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको आप कंजर्व करना स्टार्ट करिए। देखो, इंडिया दोनों तरह के ही ऑयल इंपोर्ट करती है। एक तो है पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल जिससे जो बनता है, वो तो हम इंपोर्ट करते ही करते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल का भी इंपोर्ट इंडिया ही करता है। तो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में सबसे बड़ा शेयर है वो है पाम ऑयल का। तो पाम ऑयल आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब इसको प्लांट किया गया है अंग्रेज़ों द्वारा। तो बेसिकली इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स हैं और मलेशिया में हैं, इन सारे रीजन्स में इसको प्लांट किया गया था, ठीक है? इंडिया में थोड़ी बहुत जगह पे जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पाम ऑयल होता है। लेकिन मेनली जो 54% ऑफ एडिबल ऑयल है, इंडिया उसको इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें सबसे बड़ा शेयर है पाम ऑयल का, ठीक है? सन सनफ्लावर ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये बेसिकली यूक्रेन से और इस रीजन से आता है। लेकिन पाम ऑयल जो आता है मैक्सिमम, वो इंडोनेशिया एंड यहाँ से आता है। तो अभी पाम ऑयल की एक इंटरनेशनल समिट हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो आगरा में हुई थी, ध्यान रखना। तो जो एक पाम ऑयल अलायंस मोदी ने सेट करी थी, इंटरनेशनल पाम ऑयल अलायंस, तो इसमें वो कंट्रीज़ थी जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है ना, म्यांमार है। तो ये इन कंट्रीज़ का ग्रुप था जो इंपोर्ट करती हैं, ना कि एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का ग्रुप था। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो समिट कहाँ पे हुई थी, वो आगरा में इंडिया में हुई थी, ठीक है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल? मेनली इंडोनेशिया से, फिर मलेशिया से, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इसकी, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। देखिए, शॉर्ट वीडियोस देख देख के बच्चों की आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो चाइना तो आपको पता है कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था। तो उसी तरह से अब फ़ोन न चलाएं बच्चे, इसको कंट्रोल करने के लिए उसने बच्चों का जो स्मार्टफोन टाइम है वो 2 घंटे तक निश्चित कर दिया कि 2 घंटे से ज़्यादा कोई बच्चा एक दिन में फ़ोन नहीं चलाएगा। देखिए, इससे आंखें वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप तो इधर उधर कामों में बिजी हो जाते हैं, बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, ठीक है? तो वो शॉर्ट्स वीडियोस देख देख के, हमारे घर में ही है एक बच्चा, कल मुझे खबर मिली कि उसको आंखें, वो बहुत तेज़ तेज़ पलकें झपक रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे फ़ोन न चलाएं, उनको वैसे फिजिकल गेम्स ला के दो, वो खेल लें, है ना? और या फिर बुक्स पढ़ने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए। ऐसा एक इजी वे आजकल निकाल लिया है सोसाइटी ने कि फ़ोन दे दो बच्चों को, है ना? तो अपना काम बनता, चाहे बच्चे की आंखें खराब हों, उसका दिमाग खराब हो या उसका फ्यूचर खराब हो, इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसको फिजिकल गेम खेलने के लिए दीजिए,
है ना? उसके साथ अपना खुद का टाइम बिताइए और उसको फ़ोन से दूर रखिए। देखिए, ये एक फेस्टिवल है आदि पेरुक्कू, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदि इसमें महीने का नाम है, जो तमिल कैलेंडर है उसमें आदि इज़ अ मंथ, पेरुक्कू इज़ द फेस्टिवल। तो ये आदि पेरुक्कू आदि मंथ में मनाया जाता है। इसमें तमिल लोग क्या करते हैं, अपने माथे पे, अब माथा कह रहा हूँ, अपने सिर पे नवा धान्या इसको रख के ले जाते हैं। नवा धान्या क्या है? नवा मीन्स नया, धान मतलब धान्या मतलब धान। नया जो चावल उगता है उसको सिर पे रख के ले जाते हैं, पानी जहाँ पे तालाब-वालाब होता है, फिर वहाँ पे जाके उसको विसर्जित करते हैं, पूजा-वूजा करते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ट्रेडिशंस आपने नॉर्थ इंडिया में भी देखे होंगे, है ना? नॉर्थ इंडिया में भी औरतें हैं जो उगाती हैं गेहूँ, थोड़े से नई-नई चीज़ें, उनको फुलवारी बोलते हैं शायद, या जो भी बोलते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया में भी प्रचलित हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये एक ही इंडिया के पार्ट हैं, हमारे कल्चर सेम है, हमारे ट्रेडिशन सेम है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखते हुए सभी तबके के लोगों के साथ, सारे इंडिया के पार्ट्स के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, जीएसटी काउंसिल ने 28% टैक्स लगाया था ऑनलाइन गेमिंग पे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये रिपीट है उस न्यूज़ का। और जीएसटी काउंसिल जो आई थी वो 279, मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी एक्ट लागू किया गया था। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 279 ए आर्टिकल ऐड किया गया है, जिससे कि जीएसटी काउंसिल बनी है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और किस आर्टिकल में? 279 ए आर्टिकल में। जीएसटी काउंसिल में जो फैसले लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ 3/4 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। 3/4 मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, जिसमें 1/3 मेजॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, 2/3 मेजॉरिटी सारी स्टेट्स के साथ मिलकर रहती है, ठीक है? और अगर दोनों लोग वोटिंग डालेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग वोटिंग करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग वोटिंग करेगी। अगर इन दोनों की कंबाइंड वोटिंग 3/4 हो जाती है, तो वो फैसला ले लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 279 ए एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये किस ईयर में आया था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, ये यूक्रेन रशिया वॉर को 500 दिन हो चुके हैं, तो इन्होंने कुछ बड़ा सा आर्टिकल निकाला है। उसमें बाकी की कहानी तो आप लोगों को पता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें जो टाउन्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वो किस लिए फेमस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। कीव एंड खारकीव। तो कीव तो आपको पता है यूक्रेन की कैपिटल है, खारकीव एक दूसरा टाउन है। जेपोरिजिया जेपोरिजिया एक टाउन है यूक्रेन में, जहाँ पे इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस पे हमेशा खतरा बना रहता है कि रसिया इसको उड़ा ना दे, तो इतने लोग बॉम्बिंग से नहीं मरेंगे जितने कि न्यूक्लियर उससे मर जाएंगे, ठीक है? तो जयपुरिजिया कहाँ पे है? यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है। ओडेसा ओडेसा पे अभी अटैक हुआ था, या जो न्यूज में था, तो ये पोर्ट है। ओडेसा अटैक नहीं हुआ था, बेसिकली ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए न्यूज में था। ओडेसा पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है। उसके बाद खैरोसान प्रोविंस कहाँ पे पड़ती है? वो भी यूक्रेन में पड़ती है, ठीक है? और उसके बाद है आप उसके बाद अ, खैरोसान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है आपका दोनेस्क। दोनेस्क रीजन आपका यूक्रेन का कोयला रिच रीजन है, कोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोनेस्क एंड लुहांस्क, यही दो रीजन थे जहाँ पे सबसे पहले अटैक किया था, ठीक है? और इसके बाद कीर्च ब्रिज मैंने बताया था, वो रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है। और क्रीमिया आपका एक आइलैंड है ब्लैक सी में, जो पहले यूक्रेन का हुआ करता था, लेकिन इसको रशिया ने अनेक्स कर लिया था 2014 में। तो ये सारी चीज़ें आपको यूक्रेन के इन सब के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? और आपसे पूछ सकता है निपर रिवर कहाँ पे है, तो निपर रिवर भी यूक्रेन से होके बहती है, और ये आपकी ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है? देखो, एक टर्म होता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि अगर आप किसी के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को या उनकी मान्यताओं को बुरा भला कहते हैं, तो उसको ब्लास्फेमी बोल के रिलीजियस लीडर्स उसको सजा दे देते हैं। तो जनरली इसका जो यूज़ होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करते हैं। देखिए, इंडोनेशिया में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, तो इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदू कंट्री हुआ करता था पहले, तो इस पे कंट्रोल इस्लाम का हो गया है। तो आज भी यहाँ के लोग हिंदू ट्रेडिशंस को मानते हैं, ठीक है? इनकी करेंसी पे भी इंडियन गॉड्स के फ़ोटो हैं, गणेश जी के और उन सब के। ढेर सारे मंदिर इंडोनेशिया में हैं, ठीक है? तो चूंकि अब रेडिकलाइजेशन इन कंट्रीज़ का बढ़ता जा रहा है, मतलब जो इस्लाम के उलेमा और वो सब हैं, वो इस कंट्रियों में जा जा के रेडिकलाइजेशन
बढ़ा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली ये हुआ कि एक आदमी ने मेल एंड फीमेल को एक साथ प्रेयर करने के लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है कि नहीं? तो इस पे कई तरह के एलिगेशंस उन्होंने लगा दिए ब्लास्फेमी के नाम पे कि आप इन मतलब वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं और आप जनता को उकसा रहे हैं विद्रोह करने के लिए। इस तरह से टोटल मिला के कई सारे वॉयलेंस में मिला के इसको 21 साल की सज़ा दी है। देखिए, एक छोटे से जीवन में 21 साल की सज़ा बहुत होती है और एक एक छोटा-सा क्राइम है, वो क्राइम भी नहीं है, मेल फीमेल इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग एक साथ प्रेयर करें, पूजा करें, है ना? तो यहाँ पे आके ये ऐसा हो गया है कि उसको 21 साल की सज़ा दे दी गई है ब्लास्फेमी के नाम पे। तो ये एक छोटी-सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। देखिए, ये एक टर्म है, ही इज़ वेट बिहाइंड हिज ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं उसको कान के पीछे से गीला है, इसका मतलब होता है कि ही इज़ इमैच्योर, मतलब बच्चा है। और बेसिकली चाइल्ड से भी इसका मतलब नहीं है। कोई आप काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है, तो आप नाइव हैं उस काम के लिए, इमैच्योर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इनोसेंट हैं। तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे अभी मुझे कोई भेज दे कि जाओ जाके तुम प्लेन उड़ाओ, तो मैं जाऊँगा एयरप्लेन में घुसूँगा तो आई विल बी वेट बिहाइंड माई ईयर्स बिकॉज़ आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम इमैच्योर इन दैट एरिया, ठीक है कि नहीं? तो उस इन सब चीज़ों के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है, ही इज़ वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये याद रखना। ठीक है, और इसके बाद एक टर्म आता है सरनेम का। किसी ने पूछा है सरनेम क्या होता है? तो देखिए, एक एक बर्थ नाम होता है आपका जो जन्म के समय आपको दिया जाता है, ठीक है? तो एक तो वो नाम होता है, एक आपका सेकेंडरी नेम होता है जो फैमिली नेम होता है, जो आपका फादर का नाम होगा या जो आपकी पुश्तें चली आ रही होंगी, वो यूज़ करती होंगी, ठीक है? तो उस नेम को हम सरनेम बोलते हैं। इट इज़ अ सेकंड नेम एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ द नेम दैट यू शेयर विद योर फैमिली, ओके? एंड further, I would like to say that if you like the video, then subscribe my channel, share the video, and like the video. Thank you.